व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, इसके बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात किए थे। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती है और हमारी कंट्री में जो है वो कितना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, किन कम्युनिटीज़ के लिए है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वोटर लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वोटर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो उस कंस्टिट्यूएंसीज में रहने वाले लोगों का तैयार किया जाता है इलेक्शंस कमीशन के द्वारा, जो ये बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन्स जो इनेबल्ड हो, जो इलेक्शंस में वोट देने के लिए इनेबल्ड हो, वैसे इनेबल्ड लोगों की एक लिस्ट होती है, उसे ही हम वोटर लिस्ट कहते हैं। हालांकि इसे जो है वो इलेक्शंस की लैंग्वेज में या कह सकते हैं ऑफिशियल भाषा में इसे इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे वोटर लिस्ट बोलते हैं, जिसमें उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 प्लस है, 18 या 18 प्लस हो गई है, जो वोट देने योग्य हैं, उन लोगों का नाम जो है इस वोटर लिस्ट में होता है। हालांकि ये वोटर लिस्ट इलेक्शंस से पहले ही तैयार किया जाता है। इलेक्शंस कमीशन के द्वारा यह वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है इलेक्शंस से पहले। ये लगभग हर साल जो है वो तैयार किया जाता है। हर साल इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वो इस वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कुछ लोगों का नाम प्रत्येक साल वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और प्रत्येक साल जो है वो इसमें कुछ लोगों के नाम को ऐड किया जाता है। रिमूव उनके नाम को किया जाता है जो व्यक्ति अगले साल इलेक्शन से पहले जिसकी मृत्यु हो गई, तो वो व्यक्ति का अब इस लिस्ट में नाम रख कर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उसके नाम को रिमूव कर दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो व्यक्ति इस वर्ष 17 साल के हैं वो अगले साल 18 वर्ष के हो जाएंगे, तो वो वोट देने योग्य हो जाते हैं, तो उनके नाम को इस वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो ये जो है वो हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के ही अंतर्गत आता है, जिसमें वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको एक कंट्री का जो है वो लोकसभा का किस स्टेट्स में कितने कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसके बारे में बतलाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे कंट्री में टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और उनमें किस स्टेट्स में कितने ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा वैसे यूपी में होता है 80, और उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र, फिर बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये जो है वो कुछ मेजर बड़ी कंट्रियां हैं जहां पर कंस्टिट्यूएंसीज ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ये यूनियन टेरेटरीज हैं। यूनियन टेरेटरीज में टोटल जो है वो 20 सीटें होती हैं। ये फिक्स किया गया है कि यूनियन टेरेटरीज की टोटल कंस्टिट्यूएंसीज जो होंगी वो 20 होंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि 7 जो है वो दिल्ली में है और 5 जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जो है वो 2 4 6 8 देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 7 अभी दिया गया है, यानी अभी 19 है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो 20 हो सकता है। ये गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो भी इंडियन यूनियन टेरिटरीज होगी वहाँ से 20 मेंबर जो है वो लोकसभा में चुनकर आ सकते हैं। इसके बाद जो है वो इलेक्शन सिस्टम्स के अंतर्गत अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी वोटर लिस्ट के बाद जो काम होता है उसमें कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशंस के लिए अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग व्यक्ति जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः लोकसभा के अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो उसमें 25 ईयर्स प्लस वाले जो है वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है, लोकसभा का जो इलेक्शंस होता है, उसके लिए ये एज जो है वो फिक्स की गई है। लेकिन यही इलेक्शंस अगर पंचायती राज सिस्टम या नगर पालिका सिस्टम, नगर निगम के अंतर्गत हो,
जिसमें मेयर का चुनाव हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य, इस तरह के जो इलेक्शन हो गए, जिला पार्षद, उनके लिए ये एज जो है वो 18 ईयर्स फिक्स की, सॉरी 21 ईयर जो है वो फिक्स की गई है कि यानी 21 ईयर्स पे वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी मुखिया, मेयर, सरपंच बनने के लिए मिनिमम उम्र जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और वहीं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो है वो 25 साल। और यहीं जो है वो स्टेट असेंबली यानी विधानसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए भी 25 ईयर्स जो है वो रखा गया। कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस के दौरान कुछ चीज़ों को जो है वो मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर एक कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट जो है वो सबमिट करना होता है, और इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिलअप करना होता है, और उस फॉर्म को फिलअप करने के पास कुछ सिक्योरिटी मनी जो है वो डिपॉजिट करना होता है इलेक्शंस कमीशन के पास। जो फॉर्म होता है उसमें जो है वो कैंडिडेट्स को कुछ बारे में एकदम डिटेल्स अपनी जानकारी देनी होती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस है या पेंडिंग है उसके बारे में, उसके पास जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, और उसके पास कितना जो है वो कर्ज है इसके बारे में, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना होता है। तो ये इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा दिया गया कुछ गाइडलाइन है जिसे हर एक कैंडिडेट्स को फिलअप करना होता है।